नमस्ते। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी परीक्षा 5 तारीख को है, 5 को नहीं 7 को है। आज 5 तारीख हो गया। तो मैं कुछ चाहती हूँ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने के लिए, जिसमें आप अक्सर कंफ्यूज होते हो। कुछ बच्चे पूछते हैं, मैडम रेशम का रेशा या वस्त्र पानी में गीला होने के पश्चात उसकी शक्ति घटती है या बढ़ती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बेसिक क्वेश्चन है। उसकी शक्ति घट जाती है। जब भी तो हम रेशम के वस्त्रों को पानी से नहीं धोते हैं, उसका ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं। दूसरी बात, अगर पानी से आप धोओगे तो उसकी चमक खत्म हो जाती है और उसका रेशा अत्यंत चिकना होता है, कोमल होता है, नाजुक होता है। इस कारण से अगर आप उसको साबुन पानी से धोओगे तो आपका रेशम का रेशा और रेशम का वस्त्र बिल्कुल खराब हो जाता है, किसी लायक नहीं रहता है। कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं, मैडम नाजुक रेशा किसको कहते हैं। बेसिक क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। रेशम का रेशा को हम नाजुक रेशा कहते हैं, इससे नाजुक रेशा नहीं है। समझ गए। प्राकृतिक रेशों में अगर पूछा जाए तो कपास के अलावा, लिनन भी जोड़ लो उसमें और जूट को जोड़ लो, तो इसके अलावा जितने भी तुम्हारा प्राणिज रेशा है, जो आपका ऊन है और सिल्क है, इनकी भीगने के पश्चात ताकत कम हो जाती है। कपास का रेशे की ताकत बढ़ जाती है। इसीलिए सूती वस्त्रों को आप खूब अच्छी तरह से रगड़ रगड़ करके धो करके आप उसको निचोड़ करके सुखाते हो, क्योंकि उसका कुछ भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन रेशम का रेशा को अगर आप उसी तरह से धोओगे, निचोड़ोगे, तो उसका नुकसान होगा। ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन जो मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था, उसका मैं जवाब दे रही हूँ। कहीं अगर क्वेश्चन में कुछ क्वेरी रह गया होगा, जैसे कि रेशम का रेशा भीगने पर बढ़ जाता है या घट जाता है, तो घट जाता है ना, बढ़ता नहीं है। अगर कमेंट बॉक्स में मैंने कहीं डाला होगा बढ़ जाता है, तो उसको घट जाना समझना, संशोधित कर लेना उसको, क्योंकि अपन लिखते क्या हैं और उस समय दिमाग में क्या बातें होती हैं और क्या टाइप हो जाता है, इस बातें पर भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो संशोधित सोचना कि रेशम का रेशा को अगर पानी में आप भिगोते हो, गीला हो जाता है, तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। ठीक है। अब हम बगैर समय गंवाए हुए रेयन पर, जो कि आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उससे प्रश्न पूछ रही हूँ। कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं, पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, पहला मानव निर्मित रेशा रेयॉन है। ठीक है। आप नायलॉन, डेक्रॉन, पॉलिस्टर कुछ भी लिखोगे, लेकिन करेक्ट आंसर आपका रेयॉन होगा। अब देखते हैं, अगर ये प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, आंसर मैं साथ के साथ दे रही हूँ, क्योंकि ना तो आपके पास सुनने का समय है और ना मुझे बताने का समय है। ठीक है। तो अब मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, रेयॉन का शाब्दिक अर्थ होता है। रेयॉन का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है रेयॉन का शाब्दिक अर्थ। मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ 4, करेक्ट आंसर आप नोट कर लेना। पहला, सूर्य की किरणों का परावर्तन। दूसरा, चमकदार। तीसरा, सूर्य की किरणों का अपवर्तन। और चौथा, अति विशिष्ट। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैडम एग्जामिनेशन के लिए कुछ टिप्स बता दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं टिप्स में इतना ही बताती हूँ, इसी के साथ बता दे रही हूँ कि आप इजी क्वेश्चन को देखो, उसमें थोड़ा गौर करना, एवरेज क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो आपको नहीं आता उस पर आप अटकना मत, आगे बढ़ते चले जाना, समय बचेगा। जहाँ कहीं लगता है कि कठिन क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन पढ़ते हो कठिन आता है, तो उस पर मत अटको, आगे देखो कि आगे हो सकता है सरल क्वेश्चन, आगे हो सकता है एवरेज क्वेश्चन है जो मुझे आता है। ठीक है। तो रेयॉन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है सूर्य की किरणों का परावर्तन, रिफ्लेक्टिंग द सन रेज, क्योंकि सूर्य की किरणों से रेयॉन के रेशों में चमक उत्पन्न होती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रोसेलुलोज विधि से सबसे पहले रेयॉन का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन में बताऊं या सीधे आंसर बता दूं। चलो मैं 4 ऑप्शन बता देती हूँ। काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने, LH डेस्पिजस ने, रेने डी र्यूमर ने, या इनमें से कोई नहीं।
आपका करेक्ट आंसर है काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने। इन्होंने सबसे पहले सफलतापूर्वक 1884 ईस्वी में नाइट्रोसेल्यूलोज विधि से रेयन का निर्माण किया था। यद्यपि रेयन के निर्माण के लिए अनेक वैज्ञानिक लगे हुए थे, लेकिन सफलता काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट को मिली थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। भारत में सबसे पहले रेयन का उत्पादन हुआ था। भारत में सबसे पहले रेयन का उत्पादन हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 बम्बई में, दूसरा बेंगलोर, तीसरा कलकत्ता में, चौथा केरल में। करेक्ट आंसर क्या है? केरल। ठीक है, करेक्ट आंसर इज केरल। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। रेयन तैयार करने के लिए अनुकरण किया गया था। रेयन का रेशा जब तैयार किया गया तो किसका अनुकरण किया गया, इससे संबंधित प्रश्न है। पहला है रेशम निर्माण प्रक्रिया का, दूसरा ऊन निर्माण प्रक्रिया का, तीसरा नायलॉन निर्माण प्रक्रिया का, और चौथा लिनन निर्माण प्रक्रिया का। किसका अनुकरण किया गया था? आप सबको पता होगा। रेशम निर्माण प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था, क्योंकि रेशम के जो कीड़े होते हैं बॉम्बैक्स मोरी, उसके मुख के पास 2 छिद्र होते हैं। ठीक है, और वो कीड़ा शहतूत की पत्तियों को खाता है, पचाता है, और फिर उसके मुंह से लार निकलती है। और वो लार जो होता है, एक में सेरिसिन होता है और दूसरे में फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है, और दोनों मिलकर के रेशा का निर्माण करता है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इसके मुख छिद्रों से 2 चीज़ों को मिलाते हैं तो रेशा बन जाता है। उसी को अनुकरण करते हुए उन्होंने स्पिनिरेट, चलनीदार जैसे छिद्रों को बनाया, और फिर लार के जगह पर उन्होंने केमिकल्स का उपयोग किया। फिर उसको स्पिनिरेट के छिद्रों से निकाला, और फिर उससे जो तंतु निकले, जो धागे निकले, उनसे उन्होंने रेयन वस्त्र का, रेयन ड्रेसों का निर्माण किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। छाता, बरसाती आदि बनाए जाते हैं। छाता, बरसाती आदि बनाए जाते हैं। पहला एसीटेट रेयन से, दूसरा विस्कोस रेयन से, तीसरा नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन से, और चौथा लिनन से। क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में है, तो जो बच्चे तैयारी किए होंगे वास्तव में, वो तो इसका करेक्ट आंसर दे देंगे, और जिन्होंने तैयारी नहीं किया इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन, इसका आंसर नहीं है। विस्कोस रेयन इसका आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है एसीटेट रेयन। एसीटेट रेयन से इनके रेशों तक पानी नहीं पहुंचता है, और बरसाती और छाता के लिए कैसा चाहिए, जिसमें पानी नहीं पहुंचे बल्कि पानी छलक करके बाहर आ जाए, गिर जाए। और लिनन का रेशा तो ऐसे ही भीग जाता है, तो करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 6। स्पिनिरेट बने होते हैं। स्पिनिरेट बने होते हैं तांबे का, स्टील का, प्लेटिनम का या मैंगनीज का। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? स्पिनरेट बने होते हैं तांबे का, स्टील का या प्लेटिनम का या मैंगनीज का। करेक्ट आंसर इज प्लेटिनम। ये थोड़ा डेप्थ क्वेश्चन है। जो थोड़ा स्पिनरेट के बारे में पढ़ेंगे वो इस क्वेश्चन को सही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि प्लेटिनम का जो धातु है वह एसिड से, क्षार से प्रतिक्रिया नहीं करता है, और उसका जो टेम्परेचर वो भी हाई रहता है। अन्य रसायनों से भी ये अप्रभावित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। रेयन का रेशा तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। रेयन का रेशा तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। पहला बांस की लुगदी, दूसरा कागज, तीसरा कपास का लिंटर्स, चौथा उपरोक्त सभी। क्या है करेक्ट आंसर? उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी। ठीक है, रेयन का रेशा तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है बांस की लुगदी का भी,
कागज़ का भी और कपास का लिंटर्स का भी। और फिर इसको घोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल में और नाइट्रिक अम्ल में, और आगे की प्रोसेस की जाती है। ठीक है, तो इसका जो बेसिक मटेरियल है वह सेलुलोज है, इसीलिए रेयन का रेशा पहनने में आरामदायक होता है। उसमें जो बेसिक मटेरियल कपास है, माने कपास का लिंटर्स है या वनस्पति चीज़ है, तो आरामदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। यद्यपि सभी प्रकार के रेयन बनाने की आधारभूत विधि एक ही है, परंतु उनमें विविधता आती है। कच्चे माल की किस्म से, पहला ऑप्शन। दूसरा, रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से। तीसरा, विशिष्ट निर्माण विधि से। और चौथा, प्रोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या है? कई बच्चे हमसे पूछते हैं, मैडम रेयन का रेशा ताप का सुचालक है या ताप का कुचालक है? मेरे प्यारे बच्चों, यह निर्माण विधि पर निर्भर करता है, किस प्रकार का मटेरियल इसमें यूज किया गया है, इस विधि पर निर्भर करता है कि रेयन का रेशा ताप का सुचालक होगा या अच्छा कुचालक होगा। समझ गए? तो अगर प्रश्न आता है इस तरह से, जो मैं आगे बताऊंगी, कि अगर पूछा जाए कि रेयन का रेशा ताप का सुचालक होता है या कुचालक होता है ना, अगर गोल मटोल होगा तब आपको ध्यान देना होगा। अगर किसी एक रेयन के बारे में पूछा गया तब उसकी प्रकृति देखनी पड़ेगी, जो मैं आगे बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, फिर से 8वां बताती हूँ। यद्यपि सभी प्रकार के रेयन बनाने की आधारभूत विधि एक ही है, परंतु उनमें विविधता आती है। क्वेश्चन नंबर 8वां का ऑप्शन नंबर 4 है। कच्चे माल के किस्म से, कच्चा माल का आपने क्या डाला है। दूसरा, रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से, आपने कौन सी रासायनिक पदार्थ डाली है। और तीसरा, विशिष्ट निर्माण विधि से, आपने किस विधि से रेयन का निर्माण किया है। रेयन का निर्माण करने की अनेक विधियाँ हैं, नाइट्रोसेलुलोज विधि, विस्कोस विधि, सेलुलोज एसीटेट विधि, है ना। तो किस विधि से रेयन का निर्माण किया है, उस विधि पर इसका डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां। नाइट्रोसेलुलोज विधि से, क्वेश्चन नंबर 9वां, नाइट्रोसेलुलोज विधि से रेयन तैयार करने के लिए कपास की पट्टियों की प्रतिक्रिया कराई जाती है। पहला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। दूसरा, H2SO4 से। तीसरा, कार्बोनिक अम्ल से। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। किससे कराई जाती है? बेसिक चीज़ है ना। पहला नाइट्रोसेलुलोज रेयन बना और इसकी प्रतिक्रिया कराई जाती है किससे, बोलो? आंसर है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। पहले का जो रुई की पट्टियाँ हैं उनकी प्रतिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है, फिर इसमें नाइट्रिक अम्ल डाला जाता है, इससे नाइट्रोसेलुलोज बनता है और इस नाइट्रोसेलुलोज को फिर ईथर और अल्कोहल में प्रतिक्रिया कराई जाती है, जिससे कोलोइडल घोल बन जाता है ना। घोला जाता है इसको ईथर और अल्कोहल में, तो कोलोइडल घोल बन जाता है। कोलोइडल घोल किसको कहते हैं? गोंद देखा आपने, जिसमें अपन पेस्ट करते हैं, चिपकाते हैं, तो गोंद या माड़, चावल का माड़, वो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है ना। न तो पानी जैसा रहता है, न वो ठोस रहता है, बीच का रहता है कोलोइडल सॉल्यूशन, गोंद की तरह। और फिर इस कोलोइडल सॉल्यूशन को स्पिनरेट के छिद्रों से निकालते हैं और फिर प्रक्रिया के द्वारा रेशा तैयार किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो 10। क्यूप्रामोनियम विधि से रेयन तैयार करने हेतु रुई की पट्टियों की प्रतिक्रिया कराई जाती है किससे? HCl से या H2SO4 से या NaOH से या HNO3 से। क्वेश्चन फिर से सुने। क्यूप्रामोनियम विधि से रेयन तैयार करने हेतु रुई की पट्टियों की प्रतिक्रिया कराई जाती है। पहला ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और चौथा HNO3 नाइट्रिक अम्ल। किससे प्रतिक्रिया कराई जाती है? करेक्ट आंसर है NaOH, क्षार से प्रतिक्रिया कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया कराई जाती है। क्यूप्रामोनियम विधि से
जब क्यूप्रामोनियम विधि से आप रेयन तैयार करते हैं तो रुई के पट्टियों को सोडा ऐश और सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करवाते हैं और फिर इसे उबालते हैं। इस उबले हुए पदार्थ को फिर हम क्लोरीन से ब्लीच करवाते हैं जिससे ब्लीचिंग हो जाता है और इस ब्लीचिंग को जल से धो करके सुखाते हैं। फिर आगे की प्रक्रिया के द्वारा क्यूप्रामोनियम विधि से रेयन का रेशा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 11। रेयन का रेशा ताप का कुचालक होता है, ताप का सुचालक होता है, या उपरोक्त दोनों ही होता है, या इनमें से कोई नहीं। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं यहाँ पर। कमेंट बॉक्स में बच्चे लिखते हैं कि रेयन का रेशा ताप का कुचालक होता है या सुचालक होता है या उपरोक्त दोनों ही होता है या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहले भी बताया था और आज भी बता रही हूँ, यह रेयन के निर्माण विधि पर निर्भर करेगा कि रेयन का रेशा ताप का अच्छा सुचालक होगा, अच्छा कुचालक होगा या बुरा संवाहक होगा। क्या होगा ये डिपेंड करता है आपके निर्माण विधि पर, किस तरह से ये तैयार किया गया है, तैयार करते समय इसमें कौन से पदार्थों का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो अगर आता है क्यूप्रामोनियम विधि से अगर रेयन तैयार किया गया है तो यह ताप का अच्छा कुचालक होगा। अगर विस्कोस विधि से रेयन तैयार किया गया है तो यह भी अच्छा कुचालक होगा। और अगर सेलुलोज एसीटेट विधि से रेयन तैयार किया गया है तो ये ताप का बुरा संवाहक होगा, अच्छा संवाहक नहीं होगा। इसलिए अगर एसीटेट विधि से तैयार रेयन को आप गर्मी के मौसम में पहनेंगे या बरसात के मौसम में पहनेंगे तो ये ताप को क्या करेगा, आगे ट्रांसफर नहीं करेगा और फिर पसीना निकलेगा जिसको सोख नहीं पाएगा। ठीक है, और चिपचिपा हो जाएगा, ये बदन में जाकर के चिपक जाएगा और जब चिपक जाएगा तो पहनने में आपको आरामदायक नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए गर्मी के मौसम के लिए और बरसात के मौसम के लिए सेलुलोज एसीटेट से तैयार रेयन का उपयोग हमारे त्वचा के लिए आरामदायक नहीं होता है। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर देखो 12वां। गर्म वस्त्र के नीचे, जो गर्म वस्त्र अपन देखते हैं ना, जैसे कोट सिलवाते हैं, तो उसके नीचे लगाए जाने वाले अस्तर का जो उपयोग किया जाता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? पहला सेलुलोज एसीटेट रेयन का, दूसरा सूती वस्त्र का, या तीसरा ऊनी वस्त्र का, चौथा नायलॉन वस्त्र का। किसका उपयोग करते हैं? जो लाइनिंग होती है कोट के अंदर, अपन गर्म सूट पहनते हैं ना, तो देखते हो कि अंदर खूब चिकना चिकना लाइनिंग रहती है, उसके ऊपर गर्म कपड़े रहते हैं। तो इसकी लाइनिंग जो अस्तर है वो किसका ज़्यादा यूज किया जाता है ना? अगर ये 4 ऑप्शन आते हैं, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, नायलॉन वस्त्र, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेलुलोज एसीटेट रेयन। किसका उपयोग किया जाता है? सेलुलोज एसीटेट रेयन का लाइनिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां। ये बच्चे ने पूछा था, भीगने के पश्चात रेयन की शक्ति घटती है या बढ़ती है? मेरे प्यारे बच्चों, रेयन की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए रेयन का रेशा भीगने के पश्चात निर्बल हो जाता है। और अगर उसे खूब आप रगड़ रगड़ के धोओगे, कूट कूट के धोओगे, तो जहाँ से आप रगड़ोगे वहीं से ये फट जाएगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें शेयर कर रही हूँ 1 मिनट के लिए, कि एक मेरे पास में नाइटी थी, बहुत खूबसूरत थी, अच्छी थी, और तब मैंने किताबों में पढ़ा था, लेकिन अनुभव मुझे नहीं था। और रेयन की नाइटी बहुत खूबसूरत थी, और जब हम सूखने के बाद उसकी ताकत बढ़ जाती है, लेकिन जब गीली अवस्था में होती है तो कमज़ोर हो जाती है। मैं इसको खूब, जहाँ पर गला वाला पार्ट था या बाँह वाला पार्ट था, उसको खूब रगड़ रगड़ के धोते, जहाँ से रगड़ के धोते वहीं से चर फट जाता। किताब तो हमने पढ़े थे, लेकिन हमें व्यवहारिक अनुभव नहीं था। इस चीज़ को मुझे अब याद आता है कि इसकी शक्ति कितनी कम हो जाती है।
कि जैसे ही पानी में भीगता है और साबुन लगाते हो और रगड़ते हो तो वहीं से चर चर फटना शुरू हो जाता है। ये रेयॉन रेशे की एक बहुत बड़ी कमी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तब तक के बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।